गुड आफ्टरनून बच्चों। हाँ बच्चों, क्या करना था आज? तो डिस्कशन ही होगी ना। हाँ बच्चों, इसमें बताओ। आई पार्ट, एनी डाउट? ओके। एक्सरसाइज 1 बच्चों, आई पार्ट। बच्चों ने एक्सरसाइज 1 में तो पहले भी था ना कोई GH। H 25 26 देख लेते हैं। 25, two sound is of slightly different frequencies propagating in the same medium produce beats due to इंटरफेरेंस बच्चों। मतलब बेसिकली एक्चुअली क्या है, इंटरफेरेंस थोड़ी सी ब्रॉड टर्म है। कि जब भी दो वेव्स मिक्स हो रही हैं, ठीक है। उन्होंने क्या आंसर रिफ्रैक्शन दिया हुआ है? नहीं, ऑफ कोर्स। और 26 6 beats are produced। इसका ठीक दिया हुआ है बच्चों आंसर, डी आएगा ना इसका। ओके, ये ठीक कर लो। और कोई बच्चों? एक बच्चों 33 देखो। इसका बताओ क्या आंसर आएगा।
देखो, एक तो स्टेशनरी आएगा डेफिनेटली। उसके अलावा भी हम कोई आंसर दे सकते हैं। सी, फोर्क है ना वो फाइनली, तो कुछ ऐसे। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि फोर्क बेसिकली ये इस टाइप का फोर्क हो गया कि एक एंड फिक्स्ड, एक एंड ओपन। तो यहाँ स्टेशनरी वेव तो बन गई, राइट, कि वो वेव रिफ्लेक्ट होके भी आएगी एंड सो ऑन। उसके अलावा मुझे बताओ ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल में से क्या आएगा। ट्रांसवर्स आएगा ना बच्चों, ये फोर्क ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है ना, जो उसके प्रोंग्स है। तो इसका बच्चों बी और डी ये दोनों आएंगे। सी, डोंट कंफ्यूज इट विद दिस कि वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है इसलिए लॉन्गिट्यूडनल आएगा। उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो जो गिटार की स्ट्रिंग है वो भी ट्रांसवर्स है, उसमें भी ट्रांसवर्स वेव है, तो वो तो भी वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है। उसके अंदर थोड़ी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, वो तो फोर्क वाइब्रेट कर रहा है उस कारण से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। समझ रहे हो बात बच्चों, एयर के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव बनेगी। तो इसका मतलब बी और डी दोनों हो सकते हैं। आई का फिफ्थ, आई के फिफ्थ में observer is moving towards the stationary source of sound, then apparent frequency will be greater, B आएगा। ओके, और कोई बच्चों। डन बच्चों बाकी। ओके, एक्सरसाइज 2। वो अभी पढ़ेंगे करण, वो करना है हमें जो आपने लिखा है। ये बच्चों, ये जो 13th क्वेश्चन है ना, ये आपको हो सकता है अभी फॉर द टाइमिंग ना समझ आए। 13th 14th दोनों ही। ठीक है, ये हमें पढ़ना है अभी। और एक 18th, ये मैंने आपको दिया ही था क्वेश्चन, ये अभी मैं करवा रहा हूँ, राइट। और 20th का क्या आंसर आ रहा है बच्चों।
4.7 आ रहा है, तो मतलब राउंड ऑफ करके 5 कर दोगे, है ना? इन्होंने 4 दिया हुआ है क्या? इसको ठीक कर लो। व्हाट अबाउट 21? ये ठीक है, ओके। 7.8 आता है। नहीं, ऑब्जर्वर इज बिटवीन वॉल एंड सोर्स, ध्यान से पढ़ो, तो 0 आएगा। उसको तो सेम ही सुनाई देगी ना, उसके लिए तो दोनों तरफ से एक जैसे ही सिचुएशन दिख रही है उसको। ऑब्जर्वर की पोजीशन देखो, डोंट कंफ्यूज इट विद ऊपर वाला क्वेश्चन। ओके, ओके, तो बच्चों एक बार ये क्वेश्चन करके देखते हैं। सी इसमें बच्चों क्या है कि आप इसको कैसे करोगे? एक्स को 0 ले लो, एक्स वाली टर्म का अब आप समझ गए होगे कि कोई काम नहीं होता। ये बच्चों ऐसे आ गया, ठीक है। इसमें अब आप क्या करोगे? फर्स्ट और थर्ड टर्म को पहले ऐड कर दो, उससे क्या बन जाएगा बच्चों? इसके साथ क्या आएगा? कॉस की टर्म आएगी बच्चों।
ये बन गया बच्चों। तो बच्चों इसको देख के आप बता सकते हो कि y की वैल्यू मैक्सिमम कब होएगी? कैसे बताओगे, बताओ? जब बच्चों कॉस वाली टर्म 1 होती जाएगी। ये कह सकते हैं। बोलो बच्चों, बताओ मुझे कैसे करोगे मैथमेटिकली? ये वाली टर्म मैक्सिमम होएगी ना बच्चों? तो मतलब y किस किस टाइम्स पे मैक्सिमम आ रहा है? करेक्ट। तो इसका मतलब बीट फ्रीक्वेंसी क्या हुई? f, मतलब d।
तो बच्चों प्लीज रिमेंबर दिस केस। इसका आंसर ना मोस्ट ऑफ द जगह गलत दिया होता है। अ, मतलब इसमें प्लीज रिमेंबर कि जो बीट फ्रीक्वेंसी आएगी वो डी आएगी। मॉड्यूल में भी गलत है, ओके। ये समझ आ गया सबको? अच्छा, एक बच्चों एक और अपना बचा हुआ था क्वेश्चन, जो मॉड्यूल की थ्योरी में था, कि वो जो स्पीड ऑफ साउंड वाला था। हम्म, तो बच्चों इसमें ना आपको क्या याद रखना है कि इन जनरल जो साउंड होती है वो किसी मीडियम के बल्क मॉडुलस पे ही डिपेंड करती है, ठीक है, जैसे मैंने आपको लिखवाया था। लेकिन सॉलिड्स के केस में हम एक स्पेशल केस की बात करते हैं, जब लीनियर सॉलिड्स होते हैं, मतलब रॉड टाइप्स सॉलिड। तो जब हम लीनियर सॉलिड लेते हैं तो उस केस में क्या हो जाता है कि आ, मतलब जो सॉलिड की हम एक्सपेंशन मानते हैं, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, वो अलोंग द लेंथ ही मानते हैं, राइट। तो फिर इसलिए इस केस में बल्क मॉडुलस की जगह यंग्स मॉडुलस वाला ज्यादा एक्यूरेट आंसर देता है, ठीक है। अगर हम दूसरे टाइप की वेव्स लेते हैं वहां पे बल्क मॉडुलस पे डिपेंड करता है, बट वो अपने सिलेबस में नहीं है। अगर हमें सॉलिड्स के लिए पूछा जाएगा तो हमें लीनियर यही पूछा जाएगा। तो उसका मतलब यंग्स मॉडुलस बाय रो से ही निकालना है, ठीक है। मतलब you can be asked to find the speed of sound in a rod, but you can't find the speed of sound in a cube। समझ रहे हो? ठीक है वरुण, क्लियर हो गया? ओके, चलो नेक्स्ट बच्चों हम एसएचएम की एक्सरसाइज 3 डिस्कस कर रहे हैं। मतलब जिन्होंने की हुई है बच्चों वो ही अटेंड करो, बाकी इफ यू वांट यू कैन लीव। रेडिएशन वाला करते हैं अभी डिसाइड, कब रखनी है। हाँ बच्चों, एसएचएम का बताओ।
ये शुरू से ही करना हमें डिस्कस। ओके 3A। इसमें बच्चों सेकंड में आई थिंक पीछे आंसर में 2 ऑप्शन दी हुई हैं, तो सिर्फ 7 पाई/4 वाला आएगा आंसर। एक सिक्स्थ का C आएगा। आगे बताओ। ए का फिफ्थ कैसे करना है? देखो आपको कह दिया है कि टाइम पीरियड ग्रेटर देन 8 है, ठीक है, तो आपको कह दिया स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट कवर्स डिस्टेंसेस A एंड B इन द फर्स्ट एंड सेकंड सेकंड्स, और आपको ये भी लिख दिया कि इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो इससे बच्चों आप ना इक्वेशन लिखने में गलती करोगे। तो अगर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, इसका मतलब वो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, राइट? जो कि हमारी इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट होती है वो मीन पोजीशन से होती है। मतलब इसकी जो 2 इक्वेशंस बनेंगी, इफ यू थिंक t इक्वल टू 1 पे इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? a माइनस ए। एंड क्योंकि वो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है तो अंदर साइन कॉस आएगा, और दूसरी हो जाएगी a-b। इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके आपका एम्पलीट्यूड निकलेगा। समझ गए? आगे बच्चों। सर यस। हाँ सर, बी का सेकंड बता दो। वो फेजर से तो हो गया, लेकिन मतलब ऐसे मतलब नॉर्मली नहीं हुआ कि थोड़ा कि लिख कर अगर देखें, फेजर से तो हो गया। देखो मेरे अकॉर्डिंग तो ना फेजर की जरूरत ही नहीं पड़ती, कोई जरूरत उसके बिना ही कर सकते हो आप सारे क्वेश्चंस। तो आप देखो ये कैसे करोगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, सेम एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी पैरेलल लाइंस अक्रॉस अनदर व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज √3/2 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या है? अगर आप सोचो कि ये मान लो मीन पोजीशन है, इसका मतलब इन 2 पार्टिकल्स की पोजीशंस क्या है? अ, ये √3/2 ए वाली पोजीशन होगी। तो एक केस में पार्टिकल इधर को जा रहा है, एक केस में इधर को जा रहा है। तो आप एसएचएम की स्टैंडर्ड इक्वेशन अज्यूम करके, ये समझ आ रहा है कि यही 2 केस हुए।
यस सर। तो बस इसमें आप x को पुट करो, √3/2a। फेजर की तो जरूरत ही नहीं है बच्चों, फेजर से ना मतलब कॉम्प्लिकेट ही हो जाएगा, उसके बिना आप ज्यादा इजीली कर लोगे कोई भी क्वेश्चन। मतलब अगर कोई और भी आपको लगता है ना, जो आपको लगता है कि फेजर से ही होगा, मैं आपको बता दूंगा दूसरे तरीके से और आसानी से कैसे हो जाए। ये कब का आ गया, यहाँ पे आपकी टी की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली, एक सेकंड क्वाड्रेंट वाली, बस उनका डिफरेंस ले लो। ओके सर। 17 में बी और सी आएगा बच्चों आंसर। सर डी का 1। एक ईयर ठीक करो, 7th के आंसर्स, इसको करेक्ट करके ए सी डी कर दो। सर ACD दिया होगा। अच्छा, अग्नि क्वेश्चन में शायद इनकरेक्ट लिखा था, ये करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं एसीडी। देखना बच्चों एक बार 7th चेक करना। यस सर, मतलब वो करेक्ट आना था बस। हाँ, ये बच्चों 7th क्वेश्चन जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मान लो इस पूरी एक्सरसाइज 3 का। क्योंकि प्रैक्टिकली आप सोचो कि अ, इसमें कितने सारे चैप्टर्स यूज हो जाते हैं ना, फोर्स, एनर्जी, एसएचएम, इक्विलिब्रियम, इसके अंदर काइनेमैटिक्स भी मिक्स की जा सकती है अगर हम चाहें। हाँ जी, आगे। सर डी का 1। मतलब चाहे 7th हुआ चाहे 6th हुआ, राइट, एक ही बात है। डी का फर्स्ट, 1 किलोमीटर इनसाइड द अर्थ फ्रॉम सी लेवल, गेन और लॉस ऑफ टाइम पीरियड। तो जी में चेंज निकालो एरर से। इसमें गेन आना चाहिए कि? हाँ, इसमें सर कंफ्यूज उससे करोगे, ये समझ लो, गेन और लॉस। जब आप अर्थ के अंदर लेके जाओगे तो आपके जी की वैल्यू कम हो रही है, करेक्ट। तो पेंडुलम का टाइम पीरियड बढ़ रहा है, राइट। तो मान लो पेंडुलम ने एक ऑसिलेशन कंप्लीट की। जब पेंडुलम ने एक ऑसिलेशन कंप्लीट की, तब आप कह रहे हो कि 2 सेकंड्स हो गए। लेकिन बताओ असली में जो टाइम हुआ है वो 2 से कम हुआ है या 2 से ज्यादा हुआ है? ज्यादा हुआ है, राइट। तो वो पेंडुलम गेन कर रहा है, लूज कर रहा है टाइम? लूज कर रहा है, राइट। वो स्लो हो गया। कि जब आप उस पेंडुलम के हिसाब से कह रहे हो कि 2 सेकंड हुए हैं उस पेंडुलम की मोशन देख के, रियलिटी में तो 2 से ज्यादा हुए हैं, राइट। आगे बच्चों। ये 8th क्वेश्चन की डी पार्ट के बी ऑप्शन में वो यहाँ पे सिर्फ बाहर एक 2 भी आना चाहिए ना शायद। mg+1+2/2 × a/l²। बताओ बच्चों, 8th का आंसर ठीक है गलत है?
मेरे ख्याल तो आ रहा है आंसर। ठीक है, दोबारा ट्राई करना है। आगे। तो बच्चों जो 15th क्वेश्चन है उसमें क्या होगा कि मतलब पेंडुलम जो है अपनी वो ऑसिलेशन कंप्लीट नहीं कर पा रहा। जो तो राइट साइड वाला पार्ट है वो तो कंप्लीट कर लेगा, वो तो हाफ टाइम पीरियड हो गया। लेकिन जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वहां पे उसको आइडियली मूव करना था फॉर एंगल बीटा, लेकिन वो उससे कम मूव कर पाया, अल्फा ही मूव कर पाया। ठीक है, तो आप इक्वेशन में पुट करके निकाल लोगे कि अल्फा एंगल मूव करने के लिए उसको कितना टाइम लगा, तो बस उसका डबल कर दोगे। तो मतलब आप ये जो मोशन है इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लो। जो राइट वाला है पार्ट, ये और ये तो हाफ टाइम पीरियड हो ही गया, और जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो इक्वेशन में पुट करके टाइम निकाल लो। क्या आगे? कि आंसर ठीक कर लो 8th का। सर 12th क्वेश्चन। सिंपल, कॉइन को एसएचएम कौन करवा रहा है? कॉइन को तो फ्रिक्शन फोर्स ही करवा रही है ना एसएचएम। आगे। सर एफ का 7 8 9। ओके, देखो इसमें क्या होता है, जैसे अब 7th है, एक तो लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर, मतलब परपेंडिकुलर हो गई। सेम फ्रीक्वेंसी अनइक्वल एम्पलीट्यूड्स बट डिफरिंग इन फेज बाय π/2। तो ये कैसी इक्वेशंस बनी? x इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा टी
y इज इक्वल टू b cos ओमेगा टी। तो इसमें से a को दूसरी साइड ले जाओ, b को दूसरी साइड ले जाओ, स्क्वायर एंड ऐड, यू विल गेट इक्वेशन ऑफ एलिप्स ना। तो मतलब इसमें एलिमिनेट ही करना होता है। अब जैसे 8th है, इक्वल पीरियड्स दे दिया, राइट एंगल दे दिया, तो एक्स वाई में ही होगा, लेकिन फेज डिफरेंस पाई है, तो वो क्या बन जाएगा, एम्पलीट्यूड के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, शायद जरूरत ही ना पड़े। तो एक बनेगा x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, दूसरी बनेगी फेस चेंज करके b माइनस साइन ओमेगा टी, है ना। तो डिवाइड कर दो, तो सिंपल लीनियर रिलेशन आ गया, तो स्ट्रेट लाइन आ गई। आगे बच्चों, ये बच्चों 12 13 14 ये आंसर चेंज करो। ट्वेल्व का ए आएगा। आगे 17th कैसे किया बच्चों, सीधा डायमेंशनली करना था ना बच्चों। देखा करो भाई ये, मतलब प्रॉपर तरीका तो ऑफ कोर्स आपको आता ही है कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करके और सब कुछ। एक के 21 में चारों आएंगे, है ना। थ्री बी बच्चों,
6 में बस उसको डिफरेंशिएट करो, उससे एक्सेलरेशन आ जाएगी, उससे जी इफेक्टिव निकाल लो। आगे बचाओ। एक बच्चों 7th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ आया बच्चों आपको? देखो जो टॉर्क है वो तो सेम आएगी, है ना। टॉर्क को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो तो mgl sin थीटा ही आनी है। तो इसलिए ए ऑप्शन तो आएगी आएगी। अब व्हाट अबाउट एंगुलर फ्रीक्वेंसी? देखो वो हमें कैसे देखना है, वो हम देखेंगे। देखो एक केस है जहां पे वो जो डिस्क है इट इज फ्री टू मूव अबाउट द रॉड, है ना। और एक केस में जो डिस्क है वो फिक्स्ड है रॉड के सेंटर के साथ, राइट। बताओ बच्चों इससे क्या फर्क पड़ रहा है? इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फर्क पड़ेगा। जिस केस में तो रॉड फिक्स्ड है डिस्क के साथ, उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगा, राइट। और दूसरे केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा, क्यों? देखो ये बात समझो आप जब डिस्क फ्री टू मूव होएगी तब तो डिस्क खुद से रोटेट ही नहीं करेगी ना। समझ पा रहे हो बच्चों? इट इज लाइक, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे बच्चों वो जो जैसे कोई अम्यूजमेंट पार्क है या कोई मेला है, उसमें एक वो क्या कहते हैं उसको, एक वो होता है ना झूला वर्टिकल, उसको मेरी गो राउंड कहते हैं। जो वर्टिकल सर्कल में घूमता है, जायंट व्हील। जाइंट व्हील, हाँ। तो उसमें वो पूरा घूम रहा है, बट आप तो हमेशा ऐसे ही रहते हो ना उसके अंदर। क्योंकि आपकी जो सीट है वो उसके साथ रिजिडली अटैच नहीं है। अगर आपकी सीट उसके साथ रिजिडली अटैच्ड होती तो क्या हो जाता? तो आप यहाँ पे ऐसे होते और टॉप मोस्ट पे ऐसे होते। समझ रहे हो बच्चों? यस। तो किस केस में आप घूम रहे हो? आप सेकंड केस में घूम रहे हो, है ना। फर्स्ट केस में तो आप घूम ही नहीं रहे। तो किस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगा? सेकंड वाले केस में, है ना। आइए बात समझ बच्चों। यस। तो इसलिए डी ऑप्शन बन गई, ठीक है ना।
देखिए 13th क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या? आशीष, आप किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो? नहीं, पॉइंट इज कि आप अगर आप टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगा रहे हो, है ना, तो उसमें आप आई क्या लोगे, है ना? टॉर्क दोनों केसेस में सेम है। टॉर्क तो हिंज पॉइंट के अबाउट एम जी एल साइन थीटा है, लेकिन आई डिफरेंट होगा। आप एक बात समझो ना, अगर वो फिक्स्ड ही नहीं है सेंटर के अबाउट, फिर तो वो रिजिड बॉडी ही नहीं बची। जब हम रोटेशनल लगाते हैं, उसकी तो फर्स्ट कंडीशन ही है ना कि रिजिड बॉडी होनी चाहिए। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, सीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, टॉर्क लिखने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम तो आई लिखने में है। डिपेंडिंग अपॉन की बॉडी किस तरह से रोटेट कर रही है, आई अलग अलग होगा ना। जब आप टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिखोगे, उसी से ही आप टाइम पीरियड निकालोगे ना, प्रोपोर्शनैलिटी निकाल के। आई इसलिए डिफरेंट है क्योंकि एक केस में जो आपकी डिस्क है, सी समझो, अ, देखो मैं दो एग्जांपल्स देता हूँ। मान लो पहला केस है जब डिस्क इज फ्री टू मूव अबाउट द सेंटर ऑफ रॉड, ठीक है। अब मैं डिस्क के ऊपर एक पॉइंट लेता हूं ए। तो जब डिस्क फ्री टू मूव है, तो जब ऑसिलेशन हो भी रही होगी, तो पॉइंट ए हमेशा ऊपर ही रहेगा, क्योंकि डिस्क को तो कोई घुमा ही नहीं रहा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस केस में जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, तो उसमें आईसीएम नहीं आएगा डिस्क का, बिकॉज डिस्क इज नॉट रोटेटिंग अबाउट द सीएम।
वेराज जो आपका सेकंड केस है उसमें आपका पॉइंट ए ऐसे आ गया, तो वहां पे पॉइंट ए भी आपका घूम रहा है, तो मतलब यहाँ पे डिस्क आई के सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रही है, तो इसलिए सेकंड केस में डिस्क का आईसीएम आएगा। ठीक है ना? ये बच्चों 13th क्वेश्चन में ना आई थिंक ये गड़बड़ थी कि आंसर तो आप निकाल लोगे, लेकिन मतलब 1 रेडियन के हिसाब से नहीं दिया होना चाहिए था, क्योंकि जो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं वो तो स्मॉल एंगल्स के लिए होता है ना। Yes, sir. तो इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। तो या तो इसको ठीक ही कर लो, इसको 1 रेडियन की जगह लेट से हम 0.1 रेडियन कर दें, फिर देखना बच्चों फटाफट क्या आंसर बनेगा। या तो टॉर्क को भी 10 से डिवाइड कर देते हैं, फिर ठीक हो जाएगा आई थिंक। आगे बच्चों, Sir, 15th. देखो इसमें तो क्या तरीका होता है, 15th में अलग अलग करते जाओ। जैसे पहले एक कॉस की टर्म को अलग कर दो, फिर कॉस और साइन पे अपना वो फॉर्मूला लगा दो, 2 साइन ए कॉस बी वाला, फिर जो बना उसको फिर से कॉस के साथ मल्टीप्लाई करके फिर से वो लगा दो। मतलब आपने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आपने इसको फाइनली एज सम ए कॉस ओमेगा 1 t प्लस बी कॉस साइन जो भी आया, मतलब बी कॉस ओमेगा 2 t प्लस सी करके ऐसे सारी लीनियर टर्म्स में कन्वर्ट कर दोगे, लीनियर साइन कॉस की टर्म्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन में। ठीक है? तो वो जितनी भी बनेंगी वो आंसर होगा आपका। समझ गए? Yes. आगे Sir, 5th and 6th. फिफ्थ में ये एवरेज वाले में कंफ्यूजन है कि कैसे Yeah. निकलेगी। यस सर, एवरेज वाली है। देखो एवरेज, किसी भी फंक्शन की एवरेज कैसे निकालते हैं हम, मतलब जैसे अगर y जो है मान लो वह x पे डिपेंड करता है किसी समहाउ, तो एवरेज कैसे निकलती है, इंटीग्रल y dx फ्रॉम x1 टू x2 अपॉन x2 माइनस x1। तो जैसे आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी t पे डिपेंड करती है ना, तो आप काइनेटिक एनर्जी
का इंटीग्रल कर दो dt फ्रॉम 0 टू टाइम पीरियड, उसको टाइम पीरियड से डिवाइड कर दो, उससे निकल आएगा। और क्या आप ये सोच पा रहे हो लॉजिकली कि काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों की एवरेज सेम ही आएगी? मतलब एक जैसी वेरिएशन ही है ना दोनों की, एक में मतलब साइन स्क्वायर आ गया, एक में कॉस स्क्वायर आ गया, वो ग्राफ तो एक जैसा ही होता है ना एक टाइम पीरियड में। आगे So comprehension 4. ओके, तो इसमें बच्चों उन्होंने लिख दिया सारा कुछ पैराग्राफ में। क्या कहा है कि टोटल एनर्जी सच दैट पार्टिकल डज नॉट एस्केप टू इंफिनिटी, राइट? तो तो वो कैसे पॉसिबल होगा अगर वो एनर्जी वी नॉट से कम होएगी, राइट? 14 समझ आ रहा है बच्चों? अब 15th क्वेश्चन, फॉर पीरियोडिक मोशन ऑफ स्मॉल एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड t of this particle is proportional to, what is small है, अच्छा वो proportionality constant। बताओ बच्चों इसमें क्या करोगे 15th में? सोचो बच्चों, टेक 2 मिनट्स, बताओ मुझे 15th को कैसे आंसर करोगे?
बताओ बच्चों, मुझे हर किसी का आंसर चाहिए, जैसे भी आपको लगता है बताओ मुझे। डायमेंशनल यार, क्या सोच रहे हो? मतलब क्वेश्चन में उन्होंने लिख भी दिया है कि भाई हाँ डायमेंशनली निकाल सकते हो, और तो भी आप सोच रहे हो। हम्म। सीधा डायमेंशनल एनालिसिस से, इजंट इट? एंड व्हाट अबाउट 16th? सर वो तो हो गया, 0 आने वो की तो फिर। आसान ही है, जीरो ही है ना? तो आप देखो ये आईआईटी का क्वेश्चन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन बना हुआ है। और आप देखो, जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ, है ना, उन्होंने क्या बच्चों, यहाँ पे इस बात का कोई भी खास काम था कि ये जो इन्होंने नीचे लिख दिया कि v इज इक्वल टू ए एक्स रेस टू पावर 4, है ना? नो। वो एकदम सोच के लगता है कि जैसे पता नहीं क्या सिचुएशन बना दी, कितना भयानक कर दिया उसको, राइट? लेकिन जो उससे साथ में ग्राफ दे दिया, है ना, ग्राफ भी थोड़ा डराएगा। और लेकिन जो पूछा है, आप देखो वो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड सारा कुछ पूछ लिया, है ना? तो मतलब बस ये उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि मतलब जो बस उसका आपका उस टाइम पे एग्जाम टेम्परामेंट चेक करते हैं, है ना, और कुछ नहीं होता इनमें। आगे बच्चों, ये तो आसान ही है ना। एक है बच्चों इंटीजर फर्स्ट का आंसर कुछ अलग है। टू आता है। फिर इसका शायद 3 ही आ रहा था। नहीं नहीं, टू आता। स्क्वायर कहाँ मिसिंग है, क्या कह रहे हो? अच्छा, मतलब ये एग्जैक्ट नहीं आता, टी बाई टी नॉट शायद, टू, है ना बच्चों? एग्जैक्ट आता है। अच्छा, ठीक है। मैट्रिक्स वाला कौन सा कह रहे हो डाउट? फोर्थ।
तो पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर पे डिपेंड करती है ना? हाफ के एक्स स्क्वायर। हाँ, ए के करस्पॉन्डिंग पी भी आ सकता है, करेक्ट। नहीं, बी के करस्पॉन्डिंग पी नहीं आ सकता, क्योंकि ये लिखा हुआ है ना कि वेलोसिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। राइट। डन बच्चों? चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय।